हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी इन फैक्ट। फ्रेंड्स, आज मैं वेस्टर्न थिंकर्स के अंदर हीगल को आपके सामने लेके आया हूँ और हीगल की पूरी फिलॉसफी इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेमवर्क हमारा वही है पुराने वाला। तो उस फ्रेमवर्क में सबसे पहले देख लेते हैं हीगल के जीवन परिचय और समसामयिक परिदृश्य को। दोस्तों, हीगल का जन्म 1770 में दक्षिणी जर्मनी के स्टटगार्ड के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उन्होंने ट्यूबिंजन के विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो प्राइवेट टीचर के रूप में काम करने लगे और जीना विश्वविद्यालय में उन्होंने 7 साल तक अध्यापन कार्य किया और वहीं उन्होंने अपने महान ग्रंथ, इनका जो फेमस बुक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड का प्रकाशन किया। और नेपोलियन के आक्रमण के कारण, नेपोलियन ने जर्मनी के ऊपर जब आक्रमण किया उस कारण 1806 में उन्हें जीना विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था और उसके बाद वह न्यूमबर्ग में प्राध्यापक बन गए, जहां उन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक लिखी। इसको आपने क्रम में याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने जीना विश्वविद्यालय में क्या लिखी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, और जब नेपोलियन का आक्रमण हुआ उसके बाद वो न्यूमबर्ग चले गए और वहां पर उन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक लिखी। ठीक है। 1816 में वह हिडलबर्ग के प्रोफेसर बन गए, जहां उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस का प्रकाशन किया और 1831 में बर्लिन विश्वविद्यालय में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो बिस्मार्क हुए, उन्होंने हीगल के विचारों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया था। अगर उनके समसामयिक परिदृश्य की बात करें तो वो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे और आपको अच्छे से पता है 18वीं शताब्दी इंग्लैंड के अंदर और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति का ये दौर था और यहाँ पे मजदूरों का भारी शोषण किया जा रहा था पूंजीपतियों के द्वारा। लेकिन ये उदारवाद से रिलेटेड नहीं है, आपने इस बात को याद रखना है। हीगल आदर्शवाद से रिलेटेड है। और अगर आपको नेट में क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के पिता किसे बोला जाता है आधुनिक युग में। ठीक है, तो आधुनिक युग में जो इमैनुअल कांट है वो आदर्शवाद के पिता माने जाते हैं। ठीक है, इमैनुअल कांट आपको पता होगा, इनका जन्म 1724 में हुआ था और इमैनुअल कांट के बाद प्रभावित हुए थे इनसे जे.जी. फिक्टे। तो आपसे क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जा सकते हैं कि हीगल किन किन लोगों से प्रभावित थे या फिर हीगल ने किससे आदर्शवाद का सिद्धांत लिया। अब आइडियलिज्म का बेसिक आइडिया क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। वैसे आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ। आइडियलिज्म या आदर्शवादी वो लोग होते हैं जिन लोगों का मानना ये होता है कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते कि हमारी सोसाइटी कैसी है, वो बोलते कैसी होनी चाहिए। तो ये नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, नैतिक रूप से ये व्यक्तियों को अच्छा मानते हैं और इनका मानना होता है कि हमें युद्ध की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है और ना ही युद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी बेसिक अंजम्पशन क्या होती है, इनकी बेसिक अजम्पशन मोरालिटी पर आधारित होती है। लेकिन यहाँ पे हीगल का जो आइडियलिज्म है उसको आप बेसिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्क्स का मटेरियलिज्म भी समझ आ जाएगा। बिकॉज जो मार्क्स का मटेरियलिज्म है वो हीगल के आइडियलिज्म के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। हीगल का क्या मानना है कि आइडिया बहुत बड़ी चीज है, आइडिया ही सब कुछ है, आइडिया ही नए चीजों के उत्थान के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जितनी भी मटेरियल चेंज सोसाइटी के अंदर होते हैं वो आइडिया के द्वारा ही होते हैं। हालांकि आइडिया आप देखोगे कई जगह आइडिया को इन्होंने आत्मा माना है। ठीक है, प्रत्यय को इन्होंने आत्मा माना है, तो वो बाद का कॉन्सेप्ट है, पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया का समझ लीजिए। तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या है, गाड़ी की जरूरत है
या फिर आप बेसिक समझ लीजिए पहिए का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार क्यों हुआ? तो हीगल बोलते हैं पहिए का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर हमें यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करना है, अगर हमारे पास इस तरीके का पहिया हो जिससे कि हम गाड़ी बना सके और हम जा सके। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया तभी तो वो आगे पहिया बनाएगा, बिना आइडिया के वो कैसे पहिया बनाएगा? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हीगल के आइडिया का। यानी आइडिया पहले आता है और आइडिया आने के बाद वो मैटर बनाता है, जो भी वस्तुएं बनती है। लेकिन मार्क्स ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। मार्क्स ने बोला अगर आपके पास पत्थर ही नहीं होगा, अगर आपने पत्थर ही नहीं देखा, आपके पास पत्थर ही नहीं है, तो आप कभी भी पहिया बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। यानी मैटर पहले आया, आइडिया उसके बाद। आपने एक पत्थर को देखा, आपने एक गोल पत्थर को देखा, यानी आपने एक मैटर को देखा कि ये गोल है, इसमें हम छेद करके इसका पहिया बना सकते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या देखा? मैटर को। यानी मार्क्स बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि भौतिकवाद पहले है और प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म बाद में है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन हीगल आइडिया को राज्य के साथ भी जोड़ते हैं। हीगल आइडिया को राज्य के साथ भी जोड़ते हैं। अब राज्य के साथ जब वो आइडिया को जोड़ते हैं तो आइडिया उनके लिए बन जाती है आत्मा, भगवान। ठीक है, भगवान बन जाता है आइडिया। अब ये वाला आइडिया नहीं जो आपके दिमाग में आया, आइडिया क्या बन गया है? भगवान। यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य की उत्पत्ति क्या है? भगवान की आत्मा के कारण हुई। इसीलिए उन्होंने कोटेशन भी दी। ठीक है, उन्होंने कोटेशन दी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यानी ईश्वर के दिमाग में एक आइडिया आया और ईश्वर ने संसार की रचना की। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसी के चलते इन्होंने राज्य का सावयवी सिद्धांत दिया, जिसे आंगिक थ्योरी या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी से कौन कौन जुड़े हैं? प्लेटो, एरिस्टोटल, आपके मध्य युग में ऑगस्टाइन हो गए, आपके एक्विनास हो गए। फिर हम आधुनिक युग में आते हैं। तो आपको क्या करना है? सारे के सारे थिंकर्स को क्रम में लगाना है कि कौन ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक है और कौन उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। तो हीगल की पूरी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं इनके सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि है रचनाएं तथा इनके कार्य। ठीक है, इनके वर्क्स और राइटिंग की ओर। दोस्तों, हीगल की जो फेमस रचनाएं पहले ही आपको बता चुका हूं। इनकी फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, सेकंड बुक इनकी है साइंस ऑफ लॉजिक, थर्ड है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, फोर्थ है फिलोसफी ऑफ राइट और फिफ्थ है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इनकी जो फिलोसफी ऑफ राइट है, इसके अंदर इनकी जो दर्शन प्रणाली है, इनकी जो फिलोसफी है, वो अच्छे से उजागर होती है। और फिलोसफी ऑफ राइट एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर इनके पॉलिटिकल थॉट्स हमें मिलते हैं। इनके वर्क से ही आपको समझ आ गया होगा, इनके जितने भी काम हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, वो माइंड, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के आसपास घूमते हैं। तो इनकी जो ये अध्ययन पद्धति रही, इसके ऊपर कांट का पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिक्टे के आइडियलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। उसके साथ प्लेटो और एरिस्टोटल के जो आइडियलिज्म था, उनका नैतिक जो दर्शन था, उसका इनके ऊपर प्रभाव रहा। रूसो और मोंटेस्क्यू का भी इनके ऊपर प्रभाव रहा। इन्होंने इंटरनेशनल जो राजनीति, इंटरनेशनल संबंधों का जो विश्लेषण किया है, उसका प्रभाव मोंटेस्क्यू का प्रभाव इन पर रहा। और इनका जो राजनीतिक दर्शन है, इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो डायलेक्टिक यानी कि द्वंद्ववाद पर आधारित है। तो द्वंद्ववाद क्या होता है वो भी आपको भी मैं बताता हूं आगे। दोस्तों, द्वंद्ववाद को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि द्वंद्ववाद के कितने चरण माने हैं हीगल और मार्क्स ने। इन दोनों ने 3 चरण माने हैं द्वंद्ववाद के। ठीक है, पहला थीसिस, दूसरा एंटीथीसिस और तीसरा सिंथेसिस। हिंदी में वाद,
प्रतिवाद और संवाद। वाद जहां पर बेसिक है आइडिया का, हीगल के अनुसार वाद क्या है, बेसिक है किसी भी आइडिया के उत्पत्ति का। प्रतिवाद उसमें संशोधन है और संवाद उसका श्रेष्ठ रूप है। सबसे अच्छा रूप क्या है, संवाद। इसको आप हीगल के राज्य के कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझ जाएंगे। तो हीगल क्या बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे राज्य से संबंधित विचार में ओरिजिन ऑफ स्टेट में हम जा रहे हैं। तो राज्य की उत्पत्ति हीगल के अनुसार कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। हीगल बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण हुई और इसकी उत्पत्ति 3 चरणों में होती है। पहले चरण में क्या है, परिवार अस्तित्व में आता है, जिसे इन्होंने वाद माना है। सबसे पहले क्या आया, परिवार। परिवार क्या होता था, परिवार होता था सेल्फिश, वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करता था, अपने परिवार के हितों के लिए ही काम करता था। ठीक है, तो परिवार क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता था, तो उसमें सेल्फिशनेस की भावना थी। तो ये राज्य की उत्पत्ति का वाद यानी थीसिस पहला चरण माना इन्होंने परिवार को। धीरे धीरे परिवारों की संख्या क्या है, बढ़ती गई। परिवारों की संख्या बढ़ती गई, 1 परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार। जैसे जैसे परिवारों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई। ठीक है, एक ही परिवार ना तो जूते बना सकता था, ना ही खाना, ना ही कपड़े, मतलब वहां पे क्या है, वैरायटी ऑफ नीड्स आने लगी। तो उसमें क्या है, एक कबीले का निर्माण होने लगा। ठीक है, जिसे सिविल सोसाइटी इन्होंने माना है और ये प्रतिवाद है, थीसिस है, एंटीथीसिस है। ठीक है, पहले चरण में थीसिस परिवार, दूसरे चरण में एंटीथीसिस जिसे इन्होंने बोला सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी अपने एक ग्रुप के लिए, जो उनका कबीला था, उसके हित में काम करती थी। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेल्फिशनेस है। लोग सिविल सोसाइटी का पार्ट क्यों बनते थे, लोग सिविल सोसाइटी का पार्ट इसलिए बनते थे ताकि उनकी अपनी जरूरतें पूरी हो पाए। इसमें परोपकार की भावना थी, लेकिन बहुत ज्यादा परोपकार की भावना नहीं थी। मैक्सिमम लोग सिविल सोसाइटी से किस लिए जुड़े थे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो दूसरे कबीले से या परिवार से क्या कर सके, दूसरे परिवार से वो आर्थिक सहायता, वो भोजन प्राप्त कर सके। तो वहां पे लेन देन की फैसिलिटी शुरू हो गई थी सिविल सोसाइटी में। लेकिन ये प्योर रूप नहीं था। मैंने बोला ना, ये क्या है, एंटीथीसिस। तो प्योर रूप क्या होना था, सिंथेसिस। तो हीगल के अनुसार तीसरा चरण है राज्य। तीसरे चरण में राज्य की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे बहुत सारे कबीले, बहुत सारे सिविल सोसाइटी बनने लगी, तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी में क्या है, संबंध स्थापित होने लगे। ठीक है, जैसे जैसे उनमें संबंध स्थापित होने लगे तो उसमें क्या है, एक कॉमन जो इंटरेस्ट है वो पनपने लगा। बिकॉज एक सिविल सोसाइटी का इंटरेस्ट अलग था, दूसरी सिविल सोसाइटी का इंटरेस्ट अलग था, तीसरी का अलग, चौथी का अलग। राज्य के अंदर क्या है, सभी जो आपके सिविल सोसाइटी थी, जितने भी आपके कबीले थे, उन सबको क्या है, इक्वली देखना था उन्होंने। ठीक है, इक्वली उनका भरण पोषण करना था, इक्वली उनके साथ व्यवहार करना था। यानी राज्य किसी भी प्रकार का उनके साथ पक्षपात नहीं करेगा। जब राज्य किसी भी प्रकार का उनके साथ पक्षपात नहीं करेगा तो राज्य का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आता है। राज्य क्या है, उन कबीलों को सर्व करने के लिए ही अस्तित्व में आया। और राज्य क्योंकि सभी की भलाई के लिए अस्तित्व में आया, इसलिए वो क्या है, सर्वोच्च है, वो सुप्रीम है, वो अंतिम चरण है। राज्य की उत्पत्ति हो गई है। राज्य के बाद कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि राज्य के बाद कोई दूसरी संस्था उभर कर आएगी। यानी वो लास्ट स्टेज है राज्य की उत्पत्ति का, और राज्य से बढ़कर कोई भी नहीं है। बिकॉज उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य है सिंथेसिस, राज्य एक संवाद है, सबसे प्योर फॉर्म है। और उन्होंने राज्य को क्या माना है, भगवान का अवतार माना है, भगवान का मार्च माना है पृथ्वी के ऊपर। तो भगवान से ऊपर तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्टेट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी। अब यहाँ पे
पहले ही आपको बता चुका है, इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात की है। यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति ऑर्गन है स्टेट के। जैसे इंसान के ऑर्गन बाजू है, टांगे है, उसके जितने भी अंग है वो पूरे के पूरे शरीर के क्या है, ऑर्गन है, उसके पार्ट है। अगर बाजू को बाजू को आपके शरीर से अलग कर दिया जाए तो बाजू का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। वैसे ही इन्होंने बोला कि राज्य क्या है, आंगिक संस्था है, ऑर्गेनिक एक इंस्टीट्यूशन है और राज्य से बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। राज्य सर्वश्रेष्ठ है, अगर राज्य बना रहा तभी व्यक्ति का अस्तित्व है। यानी इनका नेचर ऑफ स्टेट क्या है, निरंकुश है, राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद सॉवर्निटी की बात करें तो सॉवर्निटी प्रभुसत्ता इन्होंने राज्य के अंदर मानी है और प्रभुसत्ता को ये निरंकुश मानते हैं, क्योंकि राज्य किसका अवतार है, राज्य है भगवान का अवतार, तो भगवान से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता है। इसका मतलब इनकी प्रभुसत्ता क्या है, निरंकुश है, असीमित है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल किसी का नहीं है, ना प्रभुसत्ता कोई दे सकता है, ना उससे प्रभुसत्ता कोई छीन सकता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की बात करें तो हीगल ने राजतंत्र को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है। तो पहले ही आपको क्लियर हो चुका है कि भगवान का अवतार है पृथ्वी पर राज्य, यानी कि राजा जो है वो देवता का प्रतिनिधि है, वो गॉड जो है, गॉड का प्रतिनिधि क्या होगा, राजा होगा, और राजा के खिलाफ व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की मतलब क्रांति का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने राजतंत्र को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है। दोस्तों यहाँ पे मैं हीगल के कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे से आप उनको समझिए। आगे जैसा मर्जी क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। फैक्ट तो आपको मिल ही जाएंगे, किताबों में भी कहीं भी आपको फैक्ट तो मिल ही जाएंगे। अ फंक्शन ऑफ स्टेट, देखिए जितने भी आइडियलिस्ट थिंकर होते हैं, आदर्शवादी जितने भी चिंतक होते हैं, वो राज्य के कार्यों को नैतिकता से जोड़ते हैं। जैसे कि प्लेटो ने जोड़ा था, एरिस्टोटल ने जोड़ा था, हीगल ने जोड़ा है, आगे ग्रीन ने जोड़ा है, फिक्टे ने जोड़ा है, कांट ने जोड़ा है। इन्होंने राज्य के काम को नैतिकता से जोड़ा है और इन्होंने फोकस किया है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, राज्य को व्यक्तियों का कल्याण करना चाहिए। ये सारा कुछ काम आइडियलिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने चाहिए, अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, उनकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। मतलब चाहिए शब्द यहाँ पे आएगा आदर्शवादी। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई नेट का या फिर एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं। कहीं पर भी अगर थिंकर से, आइडियलिज्म से क्वेश्चन पड़ा है तो वहां पे चाहिए शब्द जरूर जुड़ा होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइडियलिस्ट थिंकर है या रियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। और क्योंकि हीगल को ऑर्गेनिक थ्योरी इन्होंने यूज की है, तो इन्होंने राज्य को क्या माना है, राज्य को इन्होंने साध्य माना है और व्यक्तियों को साधन माना है, कि राज्य सब कुछ है, राज्य के भलाई के लिए ही सारे व्यक्ति काम करेंगे। और साथ ही इन्होंने बोला कि व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं है, कि अगर राज्य का विकास होगा तभी व्यक्तियों का विकास होगा, ठीक है। यानी राष्ट्र की उन्नति के लिए सभी व्यक्तियों को अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि राज्य क्या है, एक सर्वशक्तिमान संस्था है और उसके विपरीत कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। अगर कोई उसके विपरीत काम करेगा तो वो अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठेगा, ठीक है। और राज्य को इन्होंने साथ में ये भी बोला कि राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है, राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का नैतिक बंधन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो भगवान है वो नैतिकता से ऊपर है, ठीक है। और राज्य का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। डिफरेंट जो स्टेट है, कंट्रीज है, उनका सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। तो ये इन्होंने इंटरनेशनल स्फेयर के अंदर बात की थी। देखो, क्योंकि इन्होंने
व्यक्तियों को राज्य की या फिर राष्ट्र की उन्नति के लिए ही सब कुछ माना। तो हीगल को कभी भी अंतरराष्ट्रीयवाद से नहीं जोड़ा जा सकता है, इन्हें राष्ट्रवाद से ही जोड़ा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। अब देखो, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद को या राज्य को इतना इंपॉर्टेंट माना, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना कि राज्य के बाहर कोई काम कर ही नहीं सकता यार, आपको राष्ट्रवाद के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें फांसीवाद का प्रणेता भी बोला जाता है। आगे चलकर क्या है, मुसोलिनी ने और हिटलर ने जो सिद्धांत अपनाए थे फांसीवाद के, वो हीगल से ही अपनाए थे। मुसोलिनी क्या बोलता था, हिटलर क्या बोलता था कि आपको राष्ट्रवाद के लिए मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, आप राज्य से बाहर नहीं जा सकते, आप राष्ट्र से बाहर नहीं जा सकते, आपको राष्ट्र के लिए अगर यहूदियों को मारना पड़ा तो आप मारोगे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट उन्होंने हीगल से ही लिया था। तो फांसीवाद का प्रणेता कहीं ना कहीं हीगल को माना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गया था, इन्होंने राज्य को क्या माना, सार्वभौमिक स्वार्थवाद या फिर सार्वभौमिक परार्थवाद, यानी सभी लोगों के स्वार्थ की जो पूर्ति करता है। वैसे तो इनडायरेक्टली बता ही दिया है, क्योंकि सभी लोगों के स्वार्थ की वो पूर्ति करता है, किसी भी सोसाइटी के साथ या किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, सार्वभौमिक स्वार्थवाद। तो ये आपको याद रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्होंने राजतंत्र को बेस्ट माना है, लेकिन इन्होंने सीमित राजतंत्र को बेस्ट माना है। सीमित राजतंत्र मतलब जो कि संविधान द्वारा चलाया जाएगा। तो संविधान को इन्होंने देवीय संस्था माना है। इन्होंने ये नहीं बोला है कि संविधान लोगों द्वारा बनाया जाएगा, इनका मानना था कि संविधान क्या है, देवीय आत्मा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले शक्ति की अवधारणा। अब हीगल शक्ति को राज्य के पास मानते हैं, और राज्य किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, देवीय आत्मा के द्वारा, यानी राज्य क्या है, पृथ्वी पर भगवान का अवतार है। तो पूरी की पूरी शक्ति राज्य के पास है, राज्य की प्रभु सत्ता राज्य के पास है, उससे उसे नहीं छीना जा सकता, ना ही उसको डिवाइड किया जा सकता है। और ये आत्मीय शक्ति ही है जो पूरे विश्व को चला रही है, पूरे विश्व का संगठन कर रही है और राज्य का संचालन कर रही है। तो शक्ति की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं स्पिरिट से इनकी जुड़ी है, भगवान के साथ जुड़ी है, और भगवान ने वो शक्ति राज्य के पास सौंप रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है कानून की अवधारणा। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये सीमित राजतंत्र के समर्थन में थे, यानी संवैधानिक कानूनों के द्वारा क्या है, राजतंत्र चलेगा। तो कानून क्या है, संविधान से प्राप्त होंगे, लेकिन संविधान क्या है, संविधान है ईश्वरीय विवेक, ईश्वरीय आत्मा। ठीक है, जो नैतिकता पर आधारित होता है, यूनिवर्सल नैतिकता के ऊपर आधारित कानूनों को इन्होंने सही माना है। साथ ही साथ इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया है। ठीक है, यानी जो कानून है, कानून बनाने की शक्ति जो है, हालांकि वह संविधान के पास है, लेकिन जो दूसरे अंग है, सरकार के जो दूसरे अंग है, उनको भी कुछ अधिकार होंगे संविधान के दायरे में, लेकिन इनका जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसे सीमित माना है। बिकॉज जो राजा है, राजा सरकार के अन्य जो दो अंग है, एक कार्यपालिका, एक विधानपालिका, ठीक है, और तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो राजा क्या है, राजा है कार्यपालिका, राजा न्यायपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए जो इनका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसे सीमित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत माना जाता है। न्याय क्या है, न्याय कैसे प्राप्त होगा और न्याय कौन करेगा, इसके ऊपर हीगल ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। अगर आप उसको एनालाइज करोगे, अच्छे से डीपली एनालाइज करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हीगल राज्य को ही सब कुछ मानता है और राज्य को ही न्याय का स्रोत मानता है। अगर आप राज्य की आज्ञा का पालन करोगे तो आप अपने आप से न्याय करोगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने भी पहले दिया था, तो प्लेटो से प्रभावित होकर हीगल कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं न्याय के मामले में। नेक्स्ट है लोकतंत्र की अवधारणा। पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन्होंने सीमित राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको आता है कि
हीगल ने कौन कौन सी शासन पद्धतियां बताई है? तो हीगल ने मेनली 3 टाइप की शासन पद्धतियां बताई है। सबसे पहले इन्होंने निरंकुश तंत्र, डिस्पोटिज्म। दूसरी इन्होंने बताई डेमोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी। और शासन का तीसरा प्रकार इन्होंने बताया है राजतंत्र। तो इन्होंने शासन को मेनली 3 भागों में ही डिवाइड किया है और राजतंत्र को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, ना कि लोकतंत्र को। बिकॉज लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोगों के अधिकार होते हैं और लोग राज्य के खिलाफ कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो ये बगावत का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे और ये राज्य को सुप्रीम मानते थे। इसलिए इन्होंने सीमित राजतंत्र को समर्थन इन्होंने किया है। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है नागरिकता की अवधारणा। तो नागरिकता के ऊपर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अधिकारों की अवधारणा में इनकी महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है स्वतंत्रता की अवधारणा। और स्वतंत्रता क्या है हीगल के अनुसार, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हीगल का। सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता राज्य में ही हमें प्राप्त हो सकती है, राज्य के बाहर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती है। स्वतंत्रता से रिलेटेड इनकी एक फेमस कोटेशन है, स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का इतिहास है। यानी मनुष्य का सार स्वतंत्रता है, यह विचार उसने रूसो और कांट से लिया। यानी जितनी भी प्रगति समाज के अंदर हुई है, राज्य के अंदर हुई है, वो स्वतंत्रता के कारण ही हुई है। विचारों की स्वतंत्रता अगर व्यक्तियों को नहीं होती, व्यक्तियों के दिमाग में अगर आइडिया की उत्पत्ति नहीं होती, तो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होना था। ठीक है, अगर व्यक्ति के को ये सोचने की आजादी नहीं होती कि मैं उस पत्थर को पहिया बना सकता हूं, तो आप सोचिए कि कैसे प्रगति होती है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन्होंने बोला कि स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का इतिहास है। ठीक है, स्वतंत्रता के मामले में हीगल ने व्यक्तिवादी और उदारवादी दोनों विचारों को बिल्कुल ही असंगत ठहराया और उसको बिल्कुल भी स्वीकार इन्होंने नहीं किया। क्योंकि आपको पता है उदारवादी क्या बोलते थे, व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ दो। यानी हीगल ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। सकारात्मक स्वतंत्रता जहां पे कुछ बंधन भी लगाया जाए, नकारात्मक बिल्कुल खुला छोड़ दो। ठीक है, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट जो कि इन्होंने 1821 में लिखी थी, इसमें इन्होंने बोला कि राज्य आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, राज्य की आज्ञा का अगर आप पालन करोगे तभी आप स्वतंत्र रह पाओगे। यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया और सामाजिक स्वतंत्रता के ये समर्थक रहे। स्वतंत्रता से संबंधित एक बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है, यानी कानून का पालन आप क्यों करते हैं, ताकि आप स्वतंत्र रह पाओ। और स्वतंत्र आप कब रहोगे, जब आप कानूनों का पालन करेंगे। तो ठीक है, ये आपको आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। संपत्ति की अवधारणा इन्होंने क्लियरली कहीं पे भी संपत्ति की अवधारणा नहीं दी है। फिफ्थ है थ्योरी, सिद्धांत। इनका जो फेमस सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक, यानी द्वंद्ववाद का सिद्धांत। वो पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको द्वंद्ववाद के ऊपर आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये जो त्रयी आप देख पा रहे हो, द्वंद्ववाद की त्रयी, ये पूरा का पूरा इनका द्वंद्ववाद के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए आप, विकास की व्यवस्थाएं दी है सबसे पहले, उसके बाद वाद, प्रतिवाद, उसके बाद संवाद। देखिए सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में क्या आएगा, परिवार वाद के रूप में, प्रतिवाद बुर्जुआ समाज जिसे कि इन्होंने सिविल सोसाइटी बोला है, और तीसरे नंबर पे आएगा राज्य जो कि संवाद है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। विधि व्यवस्था में सबसे पहले कानून आएंगे, कानून का प्रतिवाद नैतिकता, नैतिकता के बाद संवाद नीति शास्त्र में बदल जाएगा, यानी नीति शास्त्र सबसे बेस्ट है। तो इसको आप ऐसे भी समझते चलिए कि सबसे पहले वाला क्या है, इनिशियल स्टेज है, बीच वाला फिर थोड़ा मतलब संशोधित रूप है, और लास्ट वाला प्योर रूप है। ठीक है,
उसके बाद स्वेच्छाचारी, जो शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारी सबसे खराब है। उसके बाद लोकतंत्र, और सबसे प्योर इन्होंने बोला वैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, पहले ही आपको बता चुका हूं। उसके बाद शासन के अंगों की व्यवस्था, सबसे पहले विधायिका आएगी, ठीक है, फिर प्रशासनिक अंग आएगा, और सबसे लास्ट में वैधानिक राजा। प्रशासनिक अंग में इन्होंने नौकरशाही को प्रशासन चलाने के लिए उपयुक्त माना है, यानी नौकरशाही व्यवस्था का हीगल पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, ये बात भी आप लिख लो। उसके बाद राज्य व्यवस्था वाद, यानी कि जो इनिशियल स्टेज पे है, सबसे खराब जो इन्होंने माना है वो है चीन, भारत और यूनान। उसके बाद जो प्रतिवाद थोड़ा संशोधित रूप है वो है मध्ययुगीन यूरोप का। मध्ययुगीन यूरोप आपको पता होगा, वहां पे धर्म की सत्ता थी, वहां पे नैतिकता को ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी। और संवाद सिंथेसिस इन्होंने माना अभिलाषित जर्मनी को। उनके टाइम की जो जर्मनी थी उसको उन्होंने संवाद माना, यानी प्योर फॉर्म माना। और हेगलवादी निष्कर्ष का संभावी स्वरूप, देखिए सबसे पहले क्या आया, आधुनिक राष्ट्रवादी राज्य, जो कि मैकियावेली से शुरू हो जाते हैं। उसका प्रतिवाद संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी ये भविष्य है, भविष्यवाणी, ये इन्होंने बात नहीं की है, लेकिन भविष्यवाणी जो चिंतकों के द्वारा की जाती है, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रवादी राज्य जो मैकियावेली से शुरू होते हैं, फिर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ, और प्रतिवाद, यानी उसके बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है विश्व राज्य। तो ये है पूरा का पूरा इनका डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी। इसी के आधार पर इन्होंने बोला जो ऐतिहासिक विकास होता है ना, वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कारण होता है, और ऐतिहासिक जो विकास है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, ठीक है। जैसे जैसे विचारों में परिवर्तन होता है, या आत्मा या देवी विवेक में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे मैटर में परिवर्तन होता है। और उन्होंने अंतिम सत्य रीजन को माना है। अंतिम सत्य क्या माना है उन्होंने, रीजन को, जो रीजन पे आधारित हो। जैसे राज्य क्या है, रीजन पर आधारित है। नीति शास्त्र क्या है, रीजन पर आधारित है, जिसमें आप तर्क दे सकते हैं और मॉरली ये अच्छा भी होता है। यानी जो चीज रैशनल है वही रियल है। इनकी फेमस कोटेशन आपने याद रख लेनी है, रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। ये कोटेशन कई बार पूछी गई है। यानी जो रियल है, जो वास्तविक है, वो रैशनल है, यानी वो बुद्धि पर आधारित है, वो आत्मा पर आधारित है, वो आइडिया पर आधारित है। तो ये इनका पूरा का पूरा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब इनकी फिलॉसफी देखते हैं। फिलॉसफी हीगल की बहुत बड़ी है, हम इनकी पूरी फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, इनकी मेन बातों को हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड अपनी फिलॉसफी दी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने फिलॉसफी दी। सबसे पहली बात, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य को नैतिक नियमों से स्वतंत्र माना है। यानी नैतिकता का पालन राज्य अंतरराष्ट्रीय स्फीयर में नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे क्या करना होता है, राज्य को अपने व्यक्तियों की सुरक्षा करनी होती है, तो अनैतिक रूप से भी राज्य कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपनी भलाई ही सर्वोच्च कानून है राज्य का, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ राइट्स में वो लिखते हैं कि राज्य स्वनिश्चित निरपेक्ष बुद्धि है, जो कि अच्छे बुरे तथा नीच छल कपट के किसी अमूर्त नियम को नहीं मानती। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध शाश्वत नियम से नहीं बल्कि परिस्थितियों द्वारा चलते हैं। अगर परिस्थितियां आपके विपरीत है तो आप नैतिक नियमों को दरकिनार कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा के आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण है। अगर राज्य की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार का सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा है तो वो राज्य को मार भी सकता है, ठीक है, वो राज्य को बंदी भी बना सकता है, वो राज्य को निष्कासित भी कर सकता है। और उसके बाद युद्ध के द्वारा शासक जाति का उदय होता है। ये बहुत ही भयानक इनकी कोटेशन थी और यही फांसीवाद का कारण बनता है इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर। जैसे कि हिटलर बोलते हैं कि युद्ध के द्वारा क्या है, साम्राज्यवाद के द्वारा क्या है, आप अपने राज्य को बढ़ाओगे और युद्ध के द्वारा ही शासक वर्ग का उदय होता है।
हिटलर मुसोलिनी का एक कॉन्सेप्ट भी है, उन्होंने बोला था जो लोग युद्ध से डरते हैं वो लोग कायर होते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद उन्होंने सीमित शक्ति पृथक्करण को सही माना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और हीगल से बिस्मार्क की नीति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। मैंने आपको बोला था ना, हीगल की जो विचारधारा है उसको बिस्मार्क ने व्यवहार रूप में प्रयोग करने की कोशिश की थी। उसके बाद ट्रिट्स्के और ड्रायसन जैसे इतिहासकारों पर भी इनका प्रभाव पड़ा, क्योंकि हीगल ने क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाई थी, ऐतिहासिक अप्रोच अपनाई थी अपने द्वंद्वात्मक पद्धति में और अपने पूरी की पूरी स्टडी में, और ग्रीन और कार्ल मार्क्स के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ा है। दोस्तों ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हीगल का। इसके अंदर मैंने मेन चीजें रखने की कोशिश की। हालांकि हीगल बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अगर इनको अच्छे से समझना है तो आप लाइब्रेरी में जाके समझ सकते हैं, लेकिन एनटीए नेट के लिए इनफ है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। बस अब थोड़े बहुत फैक्ट बचते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।